जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। हालांकि ये सवाल मुझे पूछना इसलिए भी नहीं चाहिए, मैं जानता हूं कि आप लोग बेहतरीन होंगे, आप लोग शानदार होंगे, आप लोग लाजवाब होंगे। 10 बज चुके हैं दोस्तों और मैं रोज की तरह मैं अमर चौधरी द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं यूज करता हूं द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर तो ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर। सोनू शर्मा जी वेलकम सर। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे सबसे बड़ी खुशी आप लोगों के एक्साइटमेंट को देखकर होती है, आप लोगों के उत्साह को देखकर होती है कि विद इन अ सेकेंड हम लोग 10, 15, 20, 25 लोग ऑनलाइन, यानी हम वेट कर रहे होते हैं कब 10 बजे, और ये आपके जुनून को दिखाता है, ये आपकी लगन और ललक को दिखाता है। शुभम पटवारी जी गुड मॉर्निंग शुभम, हाउ आर यू माय फ्रेंड। अभिषेक कह रहे हैं जय हिंद भाई, जय हिंद अभिषेक, हाउ आर यू प्रधान जी, कैसे हैं आप। बहुत बेहतरीन दोस्तों, बहुत शानदार, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ चलिए। और मैं ये कह रहा था कि आपका ये 10 बजते ही आ जाना मुझे मोटिवेट करता है, और मुझे मोटिवेट इसलिए करता है कि मुझे इस बात की खुशी हो रही है जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन चल रहा है, बातचीत चल रही है, वो खुद इतने लगन, इतनी ललक, इतना उत्साह है उनमें सीखने का, आगे बढ़ने का कि कमाल है। और इस किसी भी स्पीकर के लिए इससे बेहतरीन बात कोई हो ही नहीं सकती। गोपाल सिंह सर वेलकम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं यहीं से आज चलिए अपनी बात शुरू करता हूं, आप लोगों के इस जुनून से अपनी बात शुरू करता हूं, आप लोगों की इस ललक से अपनी बात शुरू करता हूं। अक्सर हम दोस्तों एक बात किया करते हैं कि सबसे पहले वजीर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं अमर चौधरी द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच फ्रॉम दिल्ली। मैं स्वागत करता हूं आपका श्री खुशालदास विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल कॉलेज बंद हैं नॉलेज नहीं में। वरुण यादव सर वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनलाइन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मैं अमर चौधरी स्वागत करता हूं श्री खुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ राजस्थान की इस अनूठी पहल कॉलेज बंद हैं नॉलेज नहीं में आप सभी का। और मैं आज की बात शुरू यही करने वाला हूं। अजय फैसला साहब कह रहे हैं, अजय जी कह रहे हैं, अजय भाई की कॉलेज बंद है नॉलेज नहीं, क्या बात है, क्या बात कही अजय सर आपने, ग्रेट। दोस्तों मैं आपसे शुरू करता हूं, आपकी लगन से, आपकी ललक से, आपके उत्साह से, जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई। हम अक्सर कहा करते हैं कि हम लोग एज ए स्पीकर, एज ए ट्रेनर, हम एक लोग हमेशा बात कहा करते हैं कि लेसन्स आर नॉट गिवन, दे आर टेकन। यश चौधरी जी जय हिंद। शिक्षा या सबक दिए नहीं जाते, शिक्षा और सबक लिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी स्पीकर, विकास गुजर जी जय हिंद, गुड मॉर्निंग, कोई भी स्पीकर ना मैच बॉक्स की तरह है, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर मैच बॉक्स की तरह है, माचिस के बॉक्स की तरह है। और माचिस के बॉक्स का काम क्या है, बिल्कुल सही, तीली को जलाना। पर दोस्तों कौन सी तीली को, जिसमें मसाला हो। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि हम स्पीकर, हम मोटिवेशनल स्पीकर केवल उस तीली को जला सकते हैं, उस व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं जिसमें खुद में थोड़ा मसाला हो। सवाल यह है कि आप में मसाला है या नहीं। और आपकी उपस्थिति देखकर मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है कि हम सब में वो आग है, वो जुनून है, वो मसाला है। जरूरत है बस एक मैच बॉक्स की, और भगवान ने चाहा तो हम दोनों मिलकर अपने अंदर वो कामयाबी की, वो जुनून की आग जला सकते हैं। एक उदाहरण दिया करते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं दोस्तों इस दुनिया में, बल्कि मैं कहता हूं कि 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट मतलब समझ गए आप लोग, बटन दबाया, स्विच दबाया और स्टार्ट हो गए। रूपचंद शुक्रिया जी फ्रॉम राजस्थान, रूपचंद भाई कैसे हैं आप। प्रवीण सर जय हिंद। 4 तरह के, प्रवीण सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। 4 तरह के लोग होते हैं दोस्तों। पहले सेल्फ स्टार्ट। डॉक्टर विक्रम सिंह सर हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच विक्रम सिंह सर। अजय फैसला भाई कह रहे हैं कि जब तक अमर चौधरी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं तब तक तो नॉलेज बंद नहीं हो सकता, प्राउड ऑफ यू भाई, थैंक यू अजय गुरु जी, थैंक यू सो मच। एक होते हैं दोस्तों सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट नाम से ही समझ गए, जिनको स्विच दबाया यानी वो सेल्फ स्टार्ट है। दूसरे होते हैं, मैं कहता हूं आप सेल्फ स्टार्ट हैं, दैट्स ग्रेट। दूसरे होते हैं दोस्तों किक स्टार्ट।
समझने की कोशिश कीजिए। चलिए सेल्फ से स्टार्ट नहीं हुए तो फिर क्या हुआ, थोड़ी बहुत किक मारी, लेकिन अल्टीमेटली गाड़ी स्टार्ट तो हो गई ना। तो किक स्टार्ट गाड़ी भी तो वहीं जाएगी जहां सेल्फ स्टार्ट जाने वाली थी, अल्टीमेटली पहुंचेंगे तो वहीं। तीसरे तरह के लोग दोस्तों होते हैं पुश स्टार्ट। पुश, समझ गए भाई, सेल्फ से नहीं हुए कोई बात नहीं, किक मारी, किक से नहीं हुए कोई बात नहीं, जरा सा धक्का लगाया, जरा सा पुश लगाया, जरा सा कहीं से सपोर्ट मिला और स्टार्ट हो गए। अच्छी बात यह है दोस्तों कि पुश स्टार्ट गाड़ी भी वहीं जाएगी जहां सेल्फ स्टार्ट गाड़ी पहुंचेगी, जहां किक स्टार्ट गाड़ी पहुंचेगी, पुश स्टार्ट गाड़ी भी वहां पहुंच जाएगी। हो सकता है थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लगा हो, लेकिन चौथे तरह के दोस्तों लोग होते हैं नॉन स्टार्ट। नॉन स्टार्ट नाम से ही समझ गए ना, बहुत देर तक स्विच दबाया नहीं हुए, फिर किक मारी 2-5 मिनट फिर नहीं हुए, फिर हमने उसमें धक्का लगाना शुरू किया, 100-200 मीटर दूर जाके पता चला कि इंजन में गाड़ी में बोनेट में इंजन ही नहीं है, लगाते रहिए धक्का। मुझे खुशी इस बात की है दोस्तों कि हम में से मैक्सिमम लोग सेल्फ स्टार्ट है स्वयं, और मैं हमेशा ये कहा भी करता हूं कि ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हमें से निकलेगा। मुझे खुशी इस बात की है दोस्तों। परितोष पांडे साहब, गुड मॉर्निंग सर। परितोष सर वेलकम। कुमार कोविद सर उपस्थित हो चुके हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। देखिए दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, आपकी उपस्थिति हमें भी लगातार मोटिवेट करती है, हमें जिम्मेदारी का एहसास होता है कि कितने लोगों को हमसे उम्मीदें हैं और हम उस पर और मेहनत करना शुरू कर देते हैं। चलिए बहुत बड़ी बात है। एक पॉइंट जो मैं मेन पॉइंट कह रहा था दोस्तों, ये 3-4 दिन से हम ये सेशन चल रहे हैं, लेकिन आप मेरा एक बस पॉइंट आपसे रिक्वेस्ट है जो आज मैं करना चाहता हूं, और वो रिक्वेस्ट ये है, वी आर नॉट वट वी नो, वी आर वट वी डू। देखना दोस्तों जो मैं कह रहा हूं, समझना मेरा पॉइंट, समझना। हम वो नहीं हैं जो हम जानते हैं, हम वो हैं जो हम करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो डांस जानता है वो डांसर नहीं है, डांसर वो है जो डांस करता है। कोई व्यक्ति जो गाना जानता है वो सिंगर नहीं है, सिंगर वो है जो गाना गाता है। कोई भी व्यक्ति क्रिकेटर नहीं है जो क्रिकेट को जानता हो, क्रिकेट जानता हो। क्रिकेटर वो है जो क्रिकेट खेलता हो। दोस्तों हम वो नहीं हैं जो हम जानते हैं, हम वो हैं जो हम करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, इन सेशंस के दौरान आप जो जान रहे हैं, अगर आप उसे करना शुरू कर देंगे तो हम वो बन जाएंगे जो हम करते हैं। दोस्तों सवाल ये है कि हम उस काम को करते हैं या नहीं। When I started my career as a spoken English teacher from इंदौर, तो हम अक्सर एक क्वेश्चन, इस पॉइंट को, बहुत बारीक पॉइंट है दोस्तों, बहुत जिम्मेदारी से मैं ये शेयर कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब स्टूडेंट्स हमारे पास आया करते थे तो हम पूछते थे इंग्लिश को लेकर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों समझना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहना जा रहा हूं मैं। हम पूछा करते थे इंग्लिश को लेके, डॉक्टर राधेश्याम गोदरा साहब थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। हम कहते थे इंग्लिश को लेकर आपको दिक्कत क्या है? वो बोलते थे सर आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। मैं पूछता था फिर आप हमसे क्या चाहते हैं, एज ए स्पीकर, एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर? वो कहते थे सर इस कैन नॉट में से ना नॉट हटा दो। दोस्तों अब ये समझना जो अगला सेंटेंस में समझाऊंगा। हम सबको ये लगता है, कई बार बोलते हैं आई कैन नॉट स्पीक ऑन द स्टेज, क्या कर दो आप, नॉट हटा दो। हमें लगता है आई कैन नॉट में से क्या हटाना है, नॉट। और सर विक्रम सर गुड मॉर्निंग। गलत दोस्तों, समझना, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। सेंटेंस का मतलब बताइए, आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ, क्या मतलब हुआ? मैं 2 लाख रुपए महीने नहीं कमा सकता हूं। मैं कमा रहा हूं क्या? अगर मैं पूछूं, अगर मैं सेंटेंस में पूछूं क्या मैं 2 लाख कमा रहा हूं? बिल्कुल नहीं कमा रहा हूं। मेरा अगला सेंटेंस समझिएगा दोस्तों। अब मैं इसमें से नॉट हटा देता हूं और मैं सेंटेंस बोलता हूं आई कैन अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। दोस्तों इस सेंटेंस को सुन के बताइएगा, मैं जब सवाल पूछूंगा आपको जवाब देना है ऑनलाइन। मैंने कहा आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ, इस सेंटेंस को सुन के बताइए मैं 2 लाख रुपए महीने नहीं कमा सकता हूं। मैं कमा रहा हूं क्या? नहीं कमा रहा हूं। अगला सेंटेंस, अब नॉट हटा दे, हमें लगता है इसमें से नॉट हटा देना चाहिए। अब मैं बोलता हूं आई कैन अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ, मैं 2 लाख रुपए महीने कमा सकता हूं। इस सेंटेंस को सुन के बताइए अब भी कमा रहा हूं क्या? तो भाई दोस्तों कमा तो मैं अभी भी नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं कमा रहा होता तो मैं ये बोलता आई अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ, आई कैन अर्न नहीं। अगर मैं योगा कर सकता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं आई कैन डू योगा, तो इसका मतलब मैं योगा कर सकता हूं पर कर नहीं रहा हूं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं एक सेंटेंस सुन के बताइए, मैं कह रहा हूं आई कैन बाय BMW,
इसका मतलब मेरे पास BMW है क्या? अगर BMW मेरे पास होती तो मैं बोलता आई हैव BMW। तो दोस्तों हमें कैन नॉट में से नॉट ही नहीं, हमें कैन भी हटाना है, हमें बोलना है आई डू। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कैन यू डू योगा? बोले यस सर। मैं पूछता हूं डू यू डू योगा? बोले नो सर। कैन यू डू एक्सरसाइज? बोले यस सर। डू यू डू एक्सरसाइज? नो सर। सवाल कैन का नहीं है दोस्तों, सवाल डू का है। तो इस सेशंस के बाद मैं आपसे कहना चाह रहा हूं एक्शन ओरिएंटेड हो जाइए, एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, इसको एक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। नवदीप भाऊ हाँ ऑनलाइन है। नवदीप मैं आपको हैप्पी बर्थडे विश करता हूं। आज दोस्तों नवदीप जी का बर्थडे है। नवदीप भाई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। रूपचंद सुकरिया जी कह रहे हैं बिल्कुल सही, नो। शानदार, वंदे मातरम, शानदार। सुमित सर वंदे मातरम। सुमित सर इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों आज का विषय है वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, और आज का विषय है ऑनरशिप। आई लव दिस टॉपिक। कोई मुझे कमेंट में बताएगा क्या व्हाट डू यू मीन बाय ऑनरशिप? राजा वेलकम। प्रदीप यादव जी थैंक यू, वेलकम। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑनरशिप? ऑनरशिप से आप क्या समझते हैं? 10 सेकंड का समय है, मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा दोस्तों एक चीज और समझने की कोशिश करिए। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के माध्यम से हम जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करिए कि दरअसल कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन पूछा करें, आप अपनी क्वेरीज पूछा करें। कई बार हम एक सिंपल सा किसी भी चीज को जानने का साधारण सा तरीका है, पूछ के देख लो। सिंपल सा तरीका, जो आपके मन में क्वेश्चंस और क्वेरी आते हैं वो कमेंट्स में मुझसे पूछिए दोस्तों, ताकि मैं इसको और मोर इंटरेक्टिव बना सकूं और पर्टिकुलरली आपका आंसर दे सकूं। चलिए मुझे बताइए दोस्तों ऑनरशिप क्या है? रिस्पॉन्स ओरिएंटेड, गोपाल सर बिल्कुल सही। आज का विषय है ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है दोस्तों कि जब हम किसी भी कार्य को, दुनिया के किसी भी कार्य को जो हमें असाइन किया गया है, हमें दिया गया है, जब हम उस काम को अपना मानकर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनरशिप। संजीव कुमार यादव जी वेलकम, स्वागत है सर आपका, थैंक यू। ऑनरशिप काम दुनिया का कोई सा भी हो, लेकिन जब खुद की कोई जिम्मेदारी लेना, बिल्कुल। संतोष कश्यप साहब कह रहे हैं यू सीम्स वेरी सिलेक्टिव इन रिस्पॉन्स, व्हाई? संतोष कश्यप साहब ऑनलाइन पर कई बार सर बड़ा चैलेंज हो जाता है। हम लोग जितने लोगों को देख पाते हैं और जब हम टॉपिक पे आ रहे होते हैं तो कई बार हम लोग नहीं ले पाते हैं। थैंक यू संतोष सर फॉर मेकिंग मी अवेयर फॉर दिस। शुभम पटवारी जी कोई भी चीज जिसको हम अपना बोल सके, बिल्कुल सही संतोष सर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी सर इन दिस केस, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। अच्छा चलिए पॉइंट पे आते हैं। ऑनरशिप मतलब जब हम किसी भी काम को अपना मानकर करते हैं, काम जो हमें सौंपा गया हो, कंपनी का काम ना माने, दुनिया का काम ना माने, काम किसका माने? हम अपना। अब समझना दोस्तों ऑनरशिप से फर्क क्या पड़ता है। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप किसी काम की ऑनरशिप ले लेते हैं तो फिर आपको उस काम में वजन तो लगता है लेकिन बोझ नहीं लगता। इन दोनों शब्दों को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। हमें काम में वजन तो लगता है लेकिन बोझ नहीं लगता। आप में से कोई मुझे हेल्प करेगा क्या ये बताने में कि वजन और बोझ शब्द में क्या अंतर है? वुड यू प्लीज हेल्प मी टू मेक मी क्लियर। मैं कह रहा हूं जब आप किसी काम की ऑनरशिप ले लेते हैं, जब आप किसी काम को अपना मान लेते हैं, तो फिर उस काम में आपको वजन तो लगता है लेकिन बोझ नहीं लगता है। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? क्या अंतर है वजन में और बोझ में? मेरे साथ बने रहिए, इंटरेक्टिव रहिए, मुझे आंसर दीजिए, बताइए कि वजन में। संतोष कश्यप साहब बताएं मुझे, सोनू अडवाणी जी थैंक यू, कि वजन में और बोझ में क्या अंतर है? बिल्कुल। अब मैं समझता हूं कमेंट में टाइम लगता है, आप आराम से कमेंट में लिखिएगा। वजन, मैं कह रहा हूं उस काम में फिर वजन तो लगेगा लेकिन बोझ नहीं लगेगा। तो वजन और बोझ में फिर अंतर क्या है? बिल्कुल सही, वजन फिजिकल होता है और बोझ इमोशनल या मेंटल होता है, मानसिक या भावनात्मक। आपने आज तक कभी बोला है क्या कि मेरे दिल पर एक वजन है? हमने जब भी बोला होगा तो क्या बोला होगा? मेरे दिल पर एक बोझ है। और जब बोझ होता है तो नवी कह रहे हैं कि टेंशन होती है। और जब वजन, ऑनरशिप वर्सेस बोझ, अंडर ऑनर। बिल्कुल, क्या बात कही आपने गोपाल सर, सुपर। वजन जब आप ऑनरशिप लेंगे तो वजन तो लगेगा, पर आपको बोझ क्यों नहीं लगेगा?
क्योंकि आप उस काम को किसका मान के कर रहे हैं? अपना मान के कर रहे हैं। अंतर समझिए दोस्तों, आप एक ट्रेन से जा रहे हैं, रात के 2:30 बजे हैं, आप सो रहे हैं, अचानक बच्चे के रोने की आवाज आती है, आप अचानक उठते हैं, गुस्से में आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, 2-2:30 बज रहे हैं, आप रात को उठते हैं, एकदम अचानक रात सामने बच्चा रो रहा है, और जैसे ही आप उसे डांटने वाले होते हैं, पता चलता है ये तो अपना ही बच्चा है। आपके हाँ बेटा क्या हुआ, क्या चाहिए, भूखी लगी है, ओह दूध पीना है। दोस्तों मेरा सवाल, जब आप उठे थे तो आप तो बड़े गुस्से में उठे थे, अब आपका गुस्सा कहां चला गया? जैसे ही आपको पता चला कि वो बच्चा मेरा है, वो बच्चा अपना है, आपका वही गुस्सा लाड में बदल गया, आपका वही गुस्सा प्यार में बदल गया, आपका वही गुस्सा सपोर्ट में बदल गया। ऐसे ही जब आप किसी काम को अपना काम मन के करते हैं तो आपका वही गुस्सा लाड में बदल जाता है, वही जुनून में बदल जाता है, वही पैशन में बदल जाता है, वही उस काम को करने की जिद और शिद्दत में बदल जाता है। सवाल यह है, आप किसी काम को अपना मानकर करते हैं या नहीं? दोस्तों जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जब जब आपको काम सौंपे जाए, जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो काम को किसका मान लीजिए? अपना। और ऑनरशिप लेने का फायदा बताता हूं मैं, ऑनरशिप लेने के बाद अंतर क्या आता है हमारी जिंदगी में, देखना दोस्तों समझिएगा। कई बार हम ऑनरशिप लेने से डरते क्यों हैं बताइए? हमें ऑनरशिप लेने से डर, मैं बताता हूं। ऑनरशिप मतलब किसी काम की जिम्मेदारी लेना, और हम काम की जिम्मेदारी लेने से डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैंने ये जिम्मेदारी ले ली और मैं इसको पूरा नहीं कर पाया तो, या ये मैंने जिम्मेदारी ले ली और मैं इसको सक्सेस नहीं हो पाया तो क्या होगा? दोस्तों अब समझना, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, हम कहीं पे टीचर हैं, हम कहीं पर एम्प्लॉई हैं, हम कहीं पे मैनेजर हैं, और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उस अपॉर्चुनिटी से बच क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। दोस्तों एक सवाल पूछता हूं, जवाब दीजिएगा, मैं बताता हूं तो क्या होगा। एक सवाल पूछता हूं, स्मृति ईरानी 2014 में, आकाश लिखा रही, वेलकम आकाश भाई, कैसे हैं आप? 2014 में स्मृति ईरानी का पोर्टफोलियो क्या, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2019 2019, आई एम टॉकिंग अबाउट 2014। 2014 में स्मृति ईरानी जी का पोर्टफोलियो क्या था? जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मुझे आंसर देने की कोशिश करें। 2014 में स्मृति ईरानी जी का पोर्टफोलियो क्या था, वो क्या थे सरकार में? बताइए, जितने लोग सुन रहे हैं, स्मृति ईरानी जी का नाम तो सुना होगा, बिल्कुल सही है। बताइए 2014 में स्मृति ईरानी क्या थी? अगर कोई मुझे आंसर दे सकते हैं तो। स्मृति ईरानी 2014 में क्या थी? बिल्कुल सही, 2014 में स्मृति ईरानी थी एचआरडी मिनिस्टर, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय उनके पास था। अब मेरा अगला सवाल दोस्तों, कि स्मृति ईरानी कहां से चुनाव जीती थी 2014 में? अच्छा नहीं जीती थी, हार गई थी, कहां से? अच्छा अमेठी से। अच्छा जब हार गई थी तो फिर वो मिनिस्टर कैसे बन गई? भाई वो तो हार गई थी ना, आप कहोगे सर वो तो राज्यसभा में गई थी, लेकिन मेरा सवाल ये मिनिस्टर क्यों बन गई? वो तो चुनाव हार गई थी ना। मैं बताता हूं दोस्तों वो मिनिस्टर क्यों बनी। जब 2014 में बीजेपी की कोर कमेटी में ये सवाल उठा होगा कि अमेठी से राहुल गांधी जी के सामने चुनाव कौन लड़ेगा, तो 10 लोगों के नाम लिए गए होंगे, आप लड़ लीजिए आप लड़ लीजिए, और उन 10 लोगों ने कहा होगा नहीं हम तो नहीं लड़ेंगे, हम तो चुनाव हार जाएंगे राहुल गांधी जी के सामने। अमन जैन कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अमन जैन, थैंक यू सो मच सुमित, थैंक यू सो मच। समझना मेरे दोस्तों, जब इसमें कोर कमेटी, बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई होगी और सवाल उठा होगा कि राहुल गांधी के सामने चुनाव कौन लड़ेगा, तो सबने कहा होगा हम नहीं लड़ेंगे। 10-12 लोगों से कहा गया होगा, सबने मना किया होगा हम नहीं लड़ेंगे, हमारा करियर खत्म हो जाएगा, हम तो चुनाव हार जाएंगे, हमारे साथ तो ये हो जाएगा। और स्मृति ईरानी जी को मालूम था, स्मृति ईरानी ने कहा होगा मैं चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि राहुल गांधी के सामने चुनाव हारने वाला भी मिनिस्टर बनता है। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि आप चुनाव जीते या नहीं, सवाल ये है कि आप चुनाव लड़े या नहीं, और किसके सामने लड़े? जब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था उस समय आपने जिम्मेदारी ली या नहीं। एक शेर सुनाता हूं आपको कि मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। टूटी हुई तलवारों से भी पता चलता है कि मैदान में लड़े कौन थे, उनसे नहीं जिनके हाथ में तलवारें ही नहीं है, उससे तो यह सिद्ध हो जाता है कि ये तो लड़ाई नहीं था। सवाल यह है कि आप उस समय जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं लेते हैं। सारा खेल है जिम्मेदारी लेने का। बताइए दोस्तों, जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है?
बिल्कुल सही। सबसे लंबा कौन सा जानवर है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव करेंगे तो मजा आएगा। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आंसर कर सकते हैं अगर आप, तो बताइए जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? बिल्कुल सही, जिराफ। सबसे बड़ा जानवर? हाथी। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर? चीता। सबसे चालाक? लोमड़ी। और जंगल का राजा? शेर। कैसी बात कर रहे हैं दोस्तों आप? जंगल का ना तो शेर सबसे लंबा जानवर है, ना शेर सबसे बड़ा जानवर है, ना शेर सबसे चालाक जानवर है, ना शेर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, इसमें तो कोई गुण ही नहीं है। पर फिर भी जंगल का राजा कौन है? समझना आप दोस्तों, पावर ऑफ ऑनरशिप, पावर ऑफ जिम्मेदारी लेने की। फिर भी जंगल का राजा कौन है? शेर। ये शेर को जंगल का राजा शेर बना कैसे? ना तो इसमें लंबे होने का गुण है, ना बड़े होने का गुण है, ना तेज होने का गुण है, ना चालाक होने का गुण है। लेकिन मैं बताता हूं दोस्तों, इसमें एक ऐसा गुण है जो इसे राजा बनाता है, और वो गुण ये है, अगर आप एनिमल प्लेनेट या डिस्कवरी चैनल इस तरह के जिम्मेदारी लेते होंगे तो ध्यान दीजिए, इनमें एक गुण है, और उस गुण का नाम यह है कि जब जंगल में कोई चुनौती, कोई चैलेंज आता है, आप अच्छी तरह जानते हैं जानवर को पहले पता चल जाता है, वो भाप लेते हैं। और जब भी जंगल में कोई चुनौती आती है, जब भी जंगल में कोई चैलेंज आता है, मुसीबत आती है, तो सारे जानवरों के पैर पीछे की तरफ हटते हैं बचने के लिए। शेर इज द ओनली जानवर इन द जंगल जो आगे की कदम बढ़ाता है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, इसे मैं फेस करूंगा, और उसका वो बढ़ाया हुआ आगे एक कदम उसे जंगल का राजा बना देता है। दोस्तों सवाल अपने आप से पूछिए। सुमित सर एक बहुत बड़ी लाइन लिख रहे हैं कि उंगली नहीं, जिम्मेदारी उठाइए। बहुत शानदार बात सर, उंगली नहीं, उंगली उठाने के लिए तो बहुत दुनिया पड़ी हुई है। सवाल यह है, अपने आप से पूछिए, आपको लाइन के एक तरफ रहना पड़ेगा। अगर आप उंगली उठाने वालों में हैं या आप जिम्मेदारी उठाने वालों में। वन ऑफ माय फेवरेट में आई वुड शेयर अ स्टोरी, आई वुड शेयर अ किस्सा जिसने मेरी जिंदगी, मेरी सोच, जिसने मुझ में बहुत जमीन आसमान का बदलाव लाया। मेरे पापा जी ने मुझसे ये कही थी बात, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और इस लाइन को सुन लीजिएगा दोस्तों। मैं कहता हूं मेरी सोच, मेरा नजरिया इस लाइन ने सब कुछ बदल दिया। एक सवाल यह, आप उंगली उठाते हैं या जिम्मेदारी? दोस्तों सवाल यह है ही नहीं कि आप उसे अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। सवाल यह, आप जिम्मेदारी उठाने वालों में से थे या नहीं थे। एक मकान में एक चिड़िया रहा करती थी। सुनिए दोस्तों, एक मकान में एक चिड़िया रहा करती थी। एक बार उस मकान में आग लग गई। जब मकान में आग लगी तो आस पड़ोस में जितने भी लोग थे सबने अपनी अपनी कोशिश करी। कोई बाल्टी से पानी डालने लगा, कोई जग से, मग्गे से पानी डालने लगा, कोई पाइप से बुझाने लगा, कोई ड्रम से लाने लगा। वो चिड़िया भी ना अपनी चोंच में पानी भर के उस आग पे डालने लगी, उस मकान पे डालने लगी, अपनी चोंच में पानी लाकर। वहां पे कोई हमारे जैसा एक समझदार कौवा भी था। अब वो कौवा चिड़िया से बोला कि तू बेवकूफ है, चिड़िया तू पागल है, तेरे एक चोंच पानी से ही आग बुझ जाएगी क्या? चिड़िया बोली, देख मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरी एक चोंच पानी से ये आग नहीं बुझेगी, पर मैं ये चाहती हूं कि जिस दिन इस घटना का उल्लेख किया जाए, जिस दिन ये किस्सा लिखा जाए, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आना चाहिए, तमाशा देखने वालों में नहीं। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि आप आग बुझा पाए या नहीं बुझा पाए, सवाल ये है कि आप आग बुझाने वालों में थे या तमाशा देखने वालों में। मैं फिर कह रहा हूं, ऑनरशिप लेने से इसलिए मत डरिए कि नहीं कर पाया तो क्या होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। तात्या टोपे जी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। मंगल पांडे साहब का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। अच्छा, आप लोग इन लोगों की इज्जत तो नहीं करते होंगे ना? अरे इज्जत करते हैं, तात्या टोपे जी की इज्जत करते हैं, मंगल पांडे जी की इज्जत करते हैं, रानी लक्ष्मी। लेकिन भाई इन्होंने तो जो संग्राम शुरू किया था 1857 का, ये हमें आजादी तो नहीं दिलवा पाए, ये हमें रिजल्ट तो नहीं दे पाए, ये कामयाब तो नहीं हो पाए, फिर आप इज्जत क्यों करते हैं? दोस्तों इज्जत उनकी होती है जिनका नाम आग बुझाने वालों में है। सवाल ये नहीं है कि आप आजादी दिलवा पाए या नहीं दिलवा पाए,
सवाल यह है, जब आजादी की बात चल रही थी तो आप आग बुझाने वालों में थे या तमाशा देखने वालों में थे? जब आपकी कंपनी पे, जब आपके स्कूल पे, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जब आपके समाज में, जब आपके देश पर। और अगर मैं इन हालात की, आज के हालात की बात करूं तो आज भी आप देख सकते हैं दो तरह के लोग इस कोरोना के दौरान आपको मिलेंगे। एक वो जो जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, घर पे रुके हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरे वो जो अभी भी उंगली उठाने में व्यस्त हैं। अपने आप को एक लाइन में रहना पड़ेगा दोस्तों। अपने आप से पूछिए कि आप उंगली उठाने वालों में हैं या जिम्मेदारी उठाने वालों में हैं? आपका नाम आग बुझाने वालों में है या तमाशा देखने वालों में? मुझे बताइए एक बार, मुझे लिखकर बताइए कि आप अपने आप को कहां पे काउंट करते हैं, आग बुझाने वालों में या तमाशा देखने वालों में? आकाश जी कह रहे हैं आगे ख्याली पुलाव ख्यालों से ही अच्छे लगते हैं लेकिन पेट नहीं भर पाते। प्रवीण सर बहुत ही शानदार बात कही है। अच्छा, सुमित सर कह रहे हैं कि ये बोलते आपकी लाइन है। सर मेरी और आपकी अलग अलग है क्या? हमारी लाइन है ये। थैंक यू कोविद सर। 10 सेकंड में मुझे बताइए, आप आग बुझाने वालों में हैं या तमाशा देखने वालों में हैं? आप अपनी गिनती किन में गिनवाना चाहते हैं? और यकीन जानिए, जिम्मेदारी, क्या बात है नवी भाई, नवदीप ग्रेट। लिखिए, कमेंट करिए, इंटरेक्ट करिए। मैंने आज कहा है दोस्तों, तब तक मैं आपको एक जंग में कागजी, आकाश भाई एक शेर मुझे याद दिला रहे हैं। आकाश भाई मैं आपको समर्पित कर देता हूं ये शेर कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है और हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। नंबरों से फर्क नहीं पड़ते दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी से फर्क पड़ते हैं। आप कैसी जिम्मेदारी लेते हैं या आपकी हिम्मत क्या है, हौसला क्या है, इससे फर्क पड़ते हैं। बहुत बढ़िया आकाश भाई, थैंक यू सो मच। जन्नत वेलकम, जिम्मेदारी उठाने वालों में वेलकम। जन्नत वेलकम बैक। वाजिर अली साहब जिम्मेदारी, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात पर। तो जब जब मौका मिले दोस्तों, जब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जब जब आपके स्कूल में, जब कि आपकी यूनिवर्सिटी में, लेटे समाज में, देश में, जब जब कोई चुनौती आए, जब जब कोई चैलेंज आए, तो जिम्मेदारी उठाने वालों में आ जाओ। लीडर बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। आग बुझाने वालों में, आग बुझाने वालों में सर शुभम बहुत बढ़िया, रूप सर बहुत बढ़िया, संतोष कश्यप सर आप भी मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जितने भी लोग हैं, जगदीश देवासी, आग बुझाने वालों में सर, ये हुई ना बात। और अगर आप लोग आग बुझाने वालों में हैं तो आज से मुझे कहिएगा कि जो जो जिम्मेदारी आपको आसपास दिखेंगी, आप उन जिम्मेदारियों का हिस्सा। हार जीत तो, मैदान की हार जीत तो मैं पहले भी कह चुका हूं, किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार, देखना। दोस्तों इस दौरान आपको एक अच्छी खबर देता हूं। कल का सेशन, कल सुबह 10 बजे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड कॉर्पोरेट ट्रेनर मिस्टर मयंक गुप्ता जी कल सेशन लेने वाले हैं। कल 10 बजे श्री घुशाल दास विश्वविद्यालय के इस लाइव पेज पर, इस कॉलेज बंद है नॉलेज नहीं की सीरीज में, मिस्टर मयंक गुप्ता फ्रॉम इंदौर एमपी, वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड कॉर्पोरेट ट्रेनर, 10 बजे लाइव आएंगे अगले 45 मिनट्स के लिए। उनका विषय रहेगा द वन थिंग। अब ये द वन थिंग क्या होती है, कल आपको जानने का मिलेगा। कल आप जरूर आए, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं कल के प्रोग्राम को। इट वुड बी अ सुपर प्रोग्राम, आई कैन वाउच फॉर दैट। जेपी जखटिया साहब कह रहे हैं आग बुझाने वालों में, दैट्स ग्रेट। चलिए दोस्तों आते हैं आगे की बात पे आते हैं। अच्छा, जब जब जिम्मेदारी लेने की वाली बात आती है तो हमें डर किस बात का लगता है कि अगर हम इस काम को नहीं कर पाएंगे तो। दोस्तों एक बात समझिएगा, पहले तो एक चीज समझिए जिम्मेदारी होती क्या है। एक आपसे थ्योरी शेयर करता हूं। एक थ्योरी ये है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। दरअसल जब जब जिम्मेदारी आती है, जब जब कोई मुश्किल काम आता है, दो थ्योरी शेयर कर रहा हूं। अब ऑनरशिप लें कैसे, इस पे मैं आ रहा हूं आपको। जिम्मेदारी लें कैसे, एक थ्योरी दे रहा हूं दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। थ्योरी का नाम है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जब जब कोई आपके सामने चुनौतीपूर्ण काम आए, ये थ्योरी क्या कहती है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट क्या कह रहा है, मेंढक को पहले खाओ। अब ये मेंढक को पहले खाओ, ये कौन सी थ्योरी हुई, मैं बताता हूं दोस्तों ये थ्योरी क्या है। दरअसल जब जब आपकी जिंदगी में कोई भी चैलेंजिंग काम है, हम गलती ये करते हैं कि मुश्किल काम को, चैलेंजिंग काम को पीछे की तरफ सरकाने लगते हैं, पीछे की तरफ टालने लगते हैं। केसी चौधरी साहब अब आग बुझाने, थैंक यू सो मच। आग बुझाने वालों में थैंक यू। समझना दोस्तों, ईट द फ्रॉग फर्स्ट थ्योरी क्या कहती है। ईट द फ्रॉग फर्स्ट थ्योरी ये कहती है, जब जब आपके सामने कुछ चैलेंजिंग या मुश्किल काम आए, फ्रॉग माने मेंढक, अगर आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आइसक्रीम दी गई है, आपको गुलाब जामुन दी गई है और आपको मेंढक दिया गया है, और आपसे कहा गया ये तीनों आपको किसी भी सूरत में खाने हैं। अब गड़बड़ हम क्या करेंगे, आप सोचिए, अगर मेरे पास गुलाब जामुन भी, आइसक्रीम भी है और मेंढक भी है, और किसी भी सूरत में खाने मजबूरी है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या मेंढक का मतलब है मुश्किल काम से। अब हम गलती क्या करते हैं, कामयाब और नाकामयाब में अंतर बताता हूं मैं।
कामयाब और नाकामयाब में अंतर यह होता है कि नाकामयाब आदमी इस मेंढक को पीछे की तरफ सरकाएगा, बाद में खाऊंगा यार, मेरे से नहीं खाया जाएगा, मैं तो बाद में खाऊंगा। और वो शुरुआत कहां से करता है? गुलाब जामुन खाने से। और मैं ये कहता हूं दोस्तों, जिसने मेंढक को पीछे सरकाया सबसे बाद में खाया, दरअसल उसने 3 बार मेंढक खाया है। क्योंकि जब वो गुलाब जामुन खा रहा था बेसिकली, तब भी वो क्या खा रहा था? वो मेंढक ही खा रहा था। क्योंकि उसके दिमाग में तो क्या चल रहा था, वो कैसे खाता है फिर गुलाब जामुन को मैं बताता हूं। वो गुलाब जामुन उठा लेगा, मेंढक को पीछे रख देगा और कैसे खाएगा फिर? अरे यार ये सर हमें ही बताते हैं हमेशा ऐसे मुश्किल काम, हमेशा कंपनी वाले बॉस मुझे ही देते हैं मुश्किल काम, मुझे ही कहा जाता है मेंढक खाने के लिए। अब देखिए जब वो बेसिकली गुलाब जामुन खा रहा है, तब भी एक्चुअली खा क्या रहा है? वो मेंढक। दिमाग में तो क्या है उसके? मेंढक है। कामयाब लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब उन्हें पता चल गया ये मुश्किल काम मुझे करना ही पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना ही है, तो वो सबसे पहले मेंढक, या मेंढक से मतलब मुश्किल काम, सबसे पहले मेंढक को उठाएंगे, पानी पिएंगे, 1-2 मिनट के लिए मन खराब होगा, दिल खराब होगा, जी खराब होगा, लेकिन अब सारा दिन कैसा गुजरने वाला है उनके पास। अब उनके पास आगे ऑप्शन क्या बचे? आइसक्रीम और गुलाब जामुन। और सोच के देखिए दोस्तों, जितने सुबह सुबह सबसे पहले वो मुश्किल काम कर लिया, वो मेंढक खा लिया, अब उसके पास अगर कोई दोपहर में करेला खाने के लिए भी बोल दे, यानी दूसरा मुश्किल काम भी आ जाए, तो अब उसका मुश्किल काम के प्रति एटीट्यूड क्या हो चुका है? लाओ भाई हम खाएंगे, हमने मेंढक खा लिया, ये करेले की क्या औकात है। दोस्तों जब जब चुनौतियां आए, जब जब चैलेंजिंग काम आए, जब जब मुश्किल काम आए, सबसे पहले मेंढक को खा लीजिए, यानी उस मुश्किल काम को सबसे पहले कर लीजिए। सवाल चल रहा था, हमें डर लगता कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। जी जब मैं ऑनरशिप का मतलब बताता हूं दोस्तों, फर्क क्या पड़ता है समझना। जब आपको मौका मिल ही रहा है तो उस काम को सबसे पहले ग्रैब कर लीजिए, सबसे पहले कर लीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चांद पर सबसे पहले कौन गया था? चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? बिल्कुल सही, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मेरा अगला सवाल, दूसरे नंबर पे चांद पे कौन गया था? बताइए मुझे, जवाब में बताइए, चांद पर सबसे पहले कौन गया था? मैं आपका समझ गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मेरा अगला सवाल, दूसरे नंबर पे कौन गया था? क्या हुआ, याद नहीं आ रहा? चलिए बताइए, एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? जितने लोग मुझे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे आंसर दें। एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? बिल्कुल सही, एडमंड हिलेरी। मेरा अगला सवाल, दूसरे नंबर पे कौन चढ़ा था? अच्छा छोड़िए, दांडी यात्रा के फोटो तो देखे होंगे दोस्तों आपने। बताइए दांडी यात्रा में चौथे नंबर पे कौन चल रहा है? नाम नहीं मालूम? तीसरे पे? अच्छा नहीं पता। अच्छा दूसरे पे कौन चल रहा है ये तो पता होगा। अच्छा उसका भी नहीं पता। अच्छा बताओ पहले नंबर पे कौन चल रहा है? महात्मा गांधी जी। मेरा सवाल यह है दोस्तों, जो तीसरे नंबर पे चल रहा है उसको गर्मी नहीं लग रही क्या? जो दूसरे नंबर पे चल रहा है उसके पैर में कांटे नहीं चुभ रहे क्या? पत्थर नहीं चुभ रहे क्या? जो चौथे नंबर पे चल रहा है उसको पुलिस के डंडे नहीं पड़ रहे क्या? सारी तकलीफें झेली हैं उसने, पर अफसोस इतिहास उसका नाम नहीं जानता। चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, उसके ठीक 6 सेकंड बाद चांद पर एल्ड्रिन ने कदम रखा था, पर अफसोस इस 6 सेकंड की झिझक ने, 6 सेकंड के डर ने उनका नाम इतिहास में नहीं आने दिया। आप शिक्षित लोग हैं, आप नहीं जानते, बाकी का तो छोड़ दीजिए। एवरेस्ट पे सबसे पहले एडमंड हिलेरी चढ़े थे, उनके बाद लाखों लोग चढ़े, पर आप उनका नाम नहीं जानते हैं। दोस्तों मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूं, जब जब जिम्मेदारी लेने की बात आए, जब जब कंपनी पे, ऑर्गेनाइजेशन पे कोई चैलेंज, कोई चुनौती, कोई समस्या आए, तो हमेशा आगे बढ़ के उस चुनौती को स्वीकार कर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी, वो संस्था सारी जिंदगी याद रखेगी आपने सबसे पहले आगे बढ़ के लीड करके उसको जिम्मेदारी को लिया था, आपने ऑनरशिप ली थी। और हमें ऑनरशिप लेते जिस वजह से डर लगता है, हमें डर लगता है, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि अगर हम नहीं कर पाए तो ऐसा हो गया, तो इसके बावजूद भी अगर डर लगता है तो मैं आपसे शेयर करता हूं। हम अक्सर कहते हैं अगर मैं नहीं कर पाया तो, आप किसी को स्टेज पे बुलाऊं मैं नहीं बोल पाया तो, आप किसी को ऑनरशिप 2 सर में अचीव नहीं कर पाया तो, या मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो, मैं ऐसा नहीं कर पाया तो दोस्तों मैं ऐसे लोगों को नाम ही बोलता हूं। चौधरी हार्दिक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं तो वाले प्राणी। अब अगला टॉपिक जो मैं कह रहा हूं समझना, तो वाले प्राणी। ये तो वाले प्राणी कौन से? हमें डर लगता है अगर नहीं हो पाया तो, ऐसा हो गया तो, हम आप स्टेज पे बुलाए, मैं गिर गया तो, मैं नहीं बोल पाया तो, मैं अटक गया तो, मैं फेल हो गया तो, मैं असफल हो गया तो, मैं ऑनरशिप पूरी नहीं कर पाया तो मैं ऐसे लोगों से दोस्तों एक बात बोलता हूं, तुम रात को सोए, सुबह सो के उठे ही नहीं तो, हम घर से निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो, अभी हम यहां जहां हम बैठे हुए छत गिर गई तो, मैं अभी बोल रहा हूं मुझे अटैक आ गया तो, अरे तो क्या मर गए?
मरे पीछे आज तक आपने किसी को रोते हुए देखा है क्या? और यार मैं तो मर गया यार। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि अगर मर गए तो क्या, सवाल ये है जब तक जिंदे हैं तब तक हम क्या कर रहे हैं। राहत इंदौरी साहब का शेर है कि उसूलों पे राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना ही डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। अगर इतना ही डर लगता है तो घर से मत निकलिए, घर बैठिए। लेकिन मेरा आपसे एक चुनौती, एक सवाल है, आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ेगा कि हम घर पे मरेंगे नहीं। दोस्तों आज भी मैक्सिमम लोग घर पे ही मर रहे हैं, मरने के लिए कोई हिल स्टेशन नहीं जाता। देखिए दोस्तों, मैं कोई किताबी बात नहीं करूंगा, मैं मानता हूं डर लगता है, मैं मानता हूं ऑनरशिप लेते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए किसी काम को करते समय डर लगता है। लेकिन मेरा दोस्तों सवाल यह है, मैं कोई किताबी बात नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि अगर जहाज समुद्र में ले जाया जाएगा तो उसके समुद्र में डूबने का खतरा है। पर दोस्तों वो 250 करोड़ का जहाज बंदरगाह पे खड़ा करने के लिए भी तो नहीं बनाया गया। मैं जानता हूं दोस्तों कि नदी के किनारे चल चल के एक बात तो तय है कि हम कभी डूबेंगे नहीं, लेकिन दोस्तों ये भी तो तय है कि हम कभी पार नहीं उतरेंगे। दोस्तों अपने आप से एक सवाल तो पूछिए कि हमारा जन्म डूबने से बचने के लिए हुआ है या पार उतरने के लिए हुआ है। और पार उतरने की तो अफसोस हम कोशिश भी नहीं कर रहे डूबने के डर से। आज ऐसा हम बच भी गए तो क्या कर लेंगे, मैं आऊंगा, मेरा आज का टॉपिक लास्ट वाला रहेगा, बच गए तो क्या हो जाएगा। पॉइंट समझना मेरे दोस्तों, मैं कोई किताबी बात नहीं करूं, मैं मानता हूं डर लगता है, मैं जानता हूं कि अंडा जब फर्श पे गिरता है तो फूट जाएगा और अंडे को फूटने से डर लगता है। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं चाहता हूं जैसे हालात चल रहे हैं, मैं चाहता हूं ये पॉजिटिविटी, ये मोटिवेशन बहुत लोगों तक पहुंचे। जितने तमाम लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहता हूं बुराई खुद ब खुद फैलती है, अच्छाई फैलानी पड़ती है। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप वॉच पार्टी कर सकते हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं कि श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की अनूठी पहल को जितने तमाम लोगों दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, करिए उस सबके साथ शेयर जिनको आप कामयाब और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। शेयर इफ यू केयर। खैर दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि नदी के किनारे चल चल के एक बात तो तय है कि हम कभी डूबेंगे नहीं, लेकिन दोस्तों ये भी तय है कि हम पार नहीं उतरेंगे। अंडा फर्श पे गिरने से डरता है, उसे लगता है कि अगर मैं फर्श पे गिर गया तो मैं फूट जाऊंगा, मैं गिर गया हूं तो टूट जाऊंगा, मैं फूट जाऊंगा। चलिए एक काम करते हैं दोस्तों, उस अंडे को फूटने नहीं देते। अब मैं आप सबके हाथ में एक एक साबुत अंडा देता हूं। चलिए अंडे को फूटने नहीं देते, अंडे को डर लगता है मैं गिर जाऊंगा, मैं फूट जाऊंगा। चलिए उस अंडे को फूटने नहीं देते। अब मैं सबको आपके हाथ में, सबके हाथ में एक एक साबुत अंडा देता हूं और मुझे उस साबुत अंडे का कोई यूज बताइए। सोचिए आप यहां बैठे हुए हैं, उस साबुत अंडे का आप क्या, इंटरेक्टिव हो जाइए दोस्तों, बताइए मुझे, आंसर दीजिए दोस्तों, मुझे इंटरेक्टिव हो जाइए, मुझे बताइए, आंसर दीजिए मुझे। अगर मैं आप सबके हाथ में, चलिए इस अंडे को डर लगता है कि वो गिरेगा तो फूट जाएगा, चलिए अंडे को फूटने नहीं देते, मैं आप सबके हाथ में एक एक साबुत अंडा दे रहा हूं, बताइए उस साबुत अंडे का क्या यूज है, आप क्या करने वाले हैं, बताइए। दरअसल बिल्कुल सही, उस अंडे का कोई यूज ही नहीं है, उस साबुत अंडे का कोई काम ही नहीं है। अगर ऑमलेट बनाना है तो फोड़ना पड़ेगा, सब्जी बनानी है तो फोड़नी पड़ेगा, भजिया बनानी है तो फोड़ना पड़ेगा, ऑमलेट उबला हुआ भी खाना है तो भी फोड़ना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों उस बेवकूफ अंडे को ये पता ही नहीं है कि तू किसी काम का, तेरी कोई वैल्यू, तेरी कोई औकात, तू किसी कोई वक्त, तू किसी काम का ही तब है जब तू फूट जाए। फूटा अंडा ही किसी काम आता है दोस्तों। अब आप अपने आप से कहिए, कोशिश करिए, रिस्क लीजिए, कोशिश करिए, जिम्मेदारी लीजिए, ऑनरशिप लीजिए, उठिए, गिर पड़िए, चोट खाइए, फूट जाइए और वैल्यूएबल बन जाइए। और या फिर फूटने से बचे रहिए, अपने आप को साबुत बनाए रखिए और फिर घर वाले आपका इंट्रोडक्शन देंगे, ये हमारा बड़ा बेटा, ये छोटी बेटी और ये अंडा। भगवान ने अच्छे खासे इंसान पैदा किए थे दोस्तों, और हम क्या बनने पे तुले हुए हैं, अंडा। फिर घर वाले, दुनिया वाले, समाज वाले हमसे सवाल पूछेंगे, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, और हम क्या बोलेंगे, पापा जी अंडा। दोस्तों भगवान ने इंसान पैदा किए हैं, अगर भगवान को हमें अंडा बनाना होता तो अंडा ही पैदा करके भेजता। हाँ एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। चलिए आपने सोचा कि मैं नहीं फूटूंगा, मैं तो बच जाऊंगा, मैं एक सवाल एक और मैं बता दूं, इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि बच जाएंगे। अंडा दो तरह से फूटता है, एक वो तब
जब वो अंदर से फूटता है और एक बाहर से, दोनों में अंतर समझना दोस्तों क्या है। जब अंडा अंदर से फूटता है, खुद के डिसीजन से फूटता है, श्वेत अंदर से फूटता है, तो उसके अंदर से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, एक नई लाइफ की शुरुआत होती है, एक चूजा निकलता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और जब वो ये अंडा बाहर से फोड़ा जाता है तो उसकी औकात 15 रुपए की ऑमलेट की, 20 रुपए की भुजिया की या 8 रुपए के उबले हुए अंडे की होती है। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, या तो अंदर से फूटिए और नई जिंदगी की शुरुआत कर दीजिए, वरना दुनिया बाहर से तो फोड़ ही देगी। फिर शिकायत मत कीजिएगा कि हमारे साथ ऐसा हो गया, क्योंकि अगर आप खुद नहीं फूटे तो बाहर से दुनिया तो फोड़ ही देगी। दोस्तों बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे सबसे बड़ी बात है, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, हम वो नहीं हैं जो हम जानते हैं, हम वो हैं जो हम करते हैं। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस मोटिवेशनल सेशन से, इस ऑनलाइन FB ट्रेनिंग जो चल रही है श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के माध्यम से, फेसबुक पेज से, आप इसको जितना एक्शन में ले पाएंगे, जितना आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, यकीन जानिए दोस्तों, उतना ही ये हमें रिजल्ट देने वाली है, उतना ही ये हमें बेटर करने वाली है, बेहतर करने वाली है। मेरा आज का लास्ट पॉइंट, ऑनरशिप। हाँ, मैं एक बार फिर महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कर दूं दोस्तों, कल सुबह 10 बजे श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के इस फेसबुक पेज से Mr. Mayank Gupta, one of the most dynamic and one of the youngest corporate trainer from India, live होंगे। टॉपिक होगा द वन थिंग, और उस वन थिंग के बारे में वो आपको कल डिटेल बताएंगे। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सर जी आँख खोल दिया आपने। हैद अंसारी MLM साहब, थैंक यू अंसारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कमेंट। गोपाल सिंह जी कह रहे हैं इसको मैंने अपने स्पेशल ग्रुप में डाल दिया है, सिर्फ मैं ही क्यों, औरों का हक भी है आपसे, मैं मेरा सौभाग्य है गोपाल सर। दोस्तों कल मयंक गुप्ता जी, वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट द डायनामिक कॉर्पोरेट ट्रेनर कल लाइव होंगे श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय का। मकसद ये है, कोशिश ये है कि आपके पास बेहतरीन आला तरीन कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, बेहतरीन स्पीकर्स आप तक पहुंचे। सवाल ये, आप उन तक पहुंचना चाहते हैं या नहीं। कल 10 बजे टॉपिक द वन थिंग। द वन थिंग का मतलब होता है दोस्तों, मैं शॉर्ट में बता दूं, एक ऐसी चीज, आपका एक ऐसा जुनून, आपकी एक ऐसी एक्सपर्टीज जिसको हासिल करने के बाद दुनिया की तमाम चीजें आपके लिए आसान बन जाएं या नेग्लेक्ट हो जाएं, दैट इज कॉल्ड द वन थिंग। ज्यादा तो मयंक गुप्ता सर इस पर बोलेंगे। एक चीज और मैं अनाउंसमेंट कर दूं, कल मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सर आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है जहां पर हम आपको सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी को बता दूं, जी दोस्तों, अमर चौधरी अगर आप YouTube पर डालेंगे तो आपको बहुत सारे मेरे इस तरह के पॉजिटिव और मोटिवेशन के वीडियोज मिलेंगे, आप वहां जा सकते हैं। मैं बिल्कुल अपील नहीं करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, मैं बिल्कुल अपील नहीं करूंगा आप बेल आइकॉन दबाएं, मैं सिर्फ एक अपील करूंगा, वहां जाएं, उन वीडियोज को सुने और उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। दोस्तों मेरा आज का लास्ट का टॉपिक है ऑनरशिप पे, मेरा आज का लास्ट पॉइंट है फंस जाओ। दोस्तों अगर कोई मुझसे मेरी जिंदगी में सिर्फ एक फॉर्मूला पूछे, एक तरीका पूछे कि अमर भैया अगर मुझे कामयाब होना है तो व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना है या मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं एक आपको सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं और उस फॉर्मूले का नाम है, जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं, फॉर्मूले का नाम है, उस तरीके का नाम है फंस जाओ। अब ये कौन सी बात हुई फंस जाओ? हमें तो आज तक क्या सिखाया हुआ है, बच जाओ। हमें जो मेंटली ट्रेन किया गया है, हम तो हमेशा क्या सीखते हैं, जब भी हमेशा हमने कोशिश की है चैलेंजेस से बचिए, चुनौतियों से बचिए, हमें हमेशा बचना सिखाया गया है। दोस्तों मैं इस बचने पे ऊपर एक लाइन बोल दूं, और देखो ये मेंटल एटीट्यूड है हमारा, ये ह्यूमन नेचर है। अजय नामदेव साहब थैंक यू सो मच, ये ह्यूमन नेचर है। अच्छा सोच के देखिए, जब भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चैलेंज या कोई भी चुनौती आती है, कोई भी जिम्मेदारी आती है, तो हम उसमें फंसना चाहते हैं या बचना? सबसे पहले दिमाग में कैसे आती है, मैं कैसे बचूं? आप ऑडियंस में बैठे हुए और स्टेज पे बुलाया जा रहा है, सोच के दिमाग ये सोच के बताइए मुझे, आपके मन में ये आती है मैं स्टेज पर कैसे जाऊं, या मन में ये चल रहा होता है कैसे बचूं? हम सारी जिंदगी इस बचने के बारे में ट्रेंड हुए हैं, बचने के बारे में ट्रेंड हुए हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी बता दूं, बचना इतनी अच्छी चीज नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उदाहरण देके बताता हूं, सब लोगों का एक्सीडेंट हुआ, मैं बच गया, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, हमें बताया गया है, बच गए यार, कितनी खुशी की बात है। अब मैं अगली लाइन बोलता हूं और आप मुझे आंसर दीजिए, वहीं बैठे बैठे अपने मन में आंसर दीजिएगा। सब कामयाब हो गए, मैं बच गया, कैसा लग रहा है? सबकी जॉब लग गई, मैं बच गया, कैसा लग रहा है? सबने मकान बना लिया, मैं बच गया, सबने गाड़ी खरीद ली, मैं बच गया, सब विदेश चले गए घूमने, मैं बच गया, सब लोग सफल हो गए, मैं बच गया, कैसा लग रहा है दोस्तों?
बचना इतनी भी अच्छी चीज नहीं है जितना आप सोच रहे हो। और अगर हमने बचने की आदत डाल दी ना तो फिर लोग, हमारा नाम ही क्या पड़ जाएगा, बचे खुचे लोग। लोग हमें कैसे जाना करेंगे, बचे कुचे लोग। और जैसे हम कहीं खाने में, दावत में या कहीं भी जाया करेंगे तो हमारे बारे में क्या कहा जाएगा, बचे कुचे लोग आ गए, इनके सामने कुछ बचा कुचा हो तो वो खाने को दे दो। दोस्तों, बचे कुचों में मत अपनी गिनती करवाइए। मैं कहता हूं जब जब ऐसा मौका आए तो क्या करिए, फंस जाइए। फायदा बताता हूं फंसने का, आप ताकत समझिए फंसने से क्या होता है। बेसिकली कई बार हमें खुद की ताकत खुद को नहीं पता होती, हमें पता तब चलती है जब वो जिम्मेदारी हम पे आ जाए, जब हम फंस जाएं। उदाहरण देता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, रिसेंटली मकान बनवाया है क्या, रिसेंटली या कभी भी आप लोगों ने मकान बनवाया हो, जिस किसी ने मकान बनाया हो, लास्ट के 7 से 8 मिनट है हमारे पास, तो मुझे रिप्लाई करें, आंसर करें। रिसेंटली या कभी भी किसी ने कोई मकान बनवाया है या उनके पापा जी ने मकान बनवाया हो तो मुझे आंसर करें। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मकान बनवाया है क्या, मुझे आंसर करके बताइए। साल में, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले कभी मकान बनवाया है अपना? आकाश लश्करी कह रहे हैं 10,000 लोगों के बीच बोलना चाहता हूं, आपका साथ चाहिए। और सुमित सर का, आकाश भाई मैं जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, सुमित सर और हम आपके साथ हैं, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लॉकडाउन खुलने के 2 महीने के अंदर अंदर आप स्टेज पर इतनी भीड़ के सामने बोल रहे होंगे। मैं कह रहा हूं सैल्यूट है सर, आपको बहुत ही अच्छी लाइन बोली, थैंक यू सो मच नवीदीप भाई। मेरा सवाल ये था, कितने लोग हैं जिन्होंने मकान बनवाया है या जिसके मकान बना हो? अगर मुझे आप आंसर दे सकते हैं तो। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, जब मकान बनवाने की आपने सोची थी और ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से, जिससे भी आपने मकान बनवाया हो, आपने पूछा था कि मकान कितने में बन जाएगा, मकान में खर्चा कितना आएगा, तो सोच के जवाब दीजिएगा मुझे, उसने एस्टिमेट कितना दिया था और मकान बना कितने में? मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि अगर मकान 40 लाख में बनना होगा तो उसने एस्टिमेट आपको 20 से 25 लाख का दिया होगा। अगर मकान आपका 80 लाख में बना होगा तो उसने एस्टिमेट आपको 50 से 55 लाख का दिया होगा। अगर मकान आपका 20 लाख का बना होगा तो उसने एस्टिमेट आपको 10 से 12 लाख का बना होगा, दिया होगा। बताइए क्यों? क्योंकि वो ठेकेदार भी जानता है कि एक बार ये 25 लाख का बता दूं, ये शुरू तो कर दें, फिर ये 40 लाख का भी इंतजाम कर लेंगे। एक बार ये शुरू तो करें, ये फंसे तो। दरअसल उस ठेकेदार को आपकी ताकत मालूम है, हमें। अच्छा बताइए, किसी का मकान बीच में रुका, फिर बताया 25 लाख, लगे 40 लाख, 40 लाख का इंतजाम किया ना हमने, बताया 40 लाख, लगे 60 लाख, 60 लाख आए ना। दरअसल उसे मालूम था ये 60 लाख आ जाएंगे। दोस्तों, सेम ऐसे ही हमारी जिंदगी में होता है, हम जिम्मेदारी लेने से पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे, मैं कर पाऊंगा या नहीं। मैं कह रहा हूं तुम फंस तो जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं आप कर लेंगे। कभी आपने वो टेम्पो वाले को देखा, 3 व्हीलर वाले को? आप कभी देखना, जब ट्रैफिक जैम होता है, वो 3 व्हीलर वाला, वो टेम्पो वाला अपना अगला पहिया बीच में घुसा देगा 2 गाड़ियों के, और जितने बीच में फंसा दिया पहिया वो निकल भी गया है। यकीन जानिए दोस्तों, फंस जाइए। मैंने कहां से सीखा इस फंसने का सूत्र, मैं बताता हूं। 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है। मैं ना बार बार मेरी बड़ी एक दिक्कत थी कि हम सब भारतीय हैं, बेसिकली हम जिम 4-5 बार तो साल में ज्वाइन करते ही हैं और 4-5 दिन जाते भी हैं। तो मैंने भी 4-5 बार जिम ज्वाइन कर लिया, और बार कभी 5 दिन जाऊं, कभी 7 दिन जाऊं, कभी 8 दिन जाऊं, और बीच में जिम छूट जाए। तो अभी पिछले साल की बात है, मैंने अपनी वाइफ से, नीतू से कहा कि नीतू मैं ना सोच रहा हूं फिर से जिम ज्वाइन कर लूं। वो बोली कर लो। फिर मैंने खुद नहीं कहा कि अरे छोड़ो यार, फिर 4-5 दिन जाएंगे, पैसे खराब चले जाएंगे, कोई फायदा तो है नहीं। नीतू ने पूछा कितनी फीस है जिम की? मैंने कहा 2200 रुपए। बोली नहीं, साल की कितनी फीस है, साल भर की कितनी फीस है? मैंने बोला साल भर की है 16,000 रुपए। अब उसके पास कहीं से 16,000 रुपए रखे हुए थे, वो 16,000 रुपए मुझे ला के दी और बोली आप फीस जमा कराए हो जिम की। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, पैसे खराब जाएंगे, ऐसे साल भर की फीस नहीं जमा कराऊंगा मैं, पैसे खराब चले जाएंगे। नीतू बोली आप जमा तो करा के आओ। खैर मैं गया और 16,000 रुपए फीस जमा कराया आया, और अगले दिन से मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। अब 4-5वें दिन जब मेरे शरीर में थोड़ी अकड़न हुई, मेरा शरीर थोड़ा अकड़ा और मेरा मन नहीं किया जिम जाने का, मैंने नीतू से बोला कि आज मेरा जिम जाने का मन नहीं है। वो स्लिप दिखा के बोली 16,000 गए हैं। मैंने कहा हाँ यार, ये तो 16,000 गए हैं, क्या कर रहे हैं। खैर मैं उठ के जिम चला गया, फिर 4-5 दिन जिम गया, 5वें-6ठे दिन फिर मुझे ऐसा लगा आज जाने का मन नहीं है। मैंने कहा नहीं तू, मैं जिम 16,000 गए हैं। फिर 5-7-8 दिन में गया। आप कभी मेरे घर आइएगा दोस्तों, आज मेरे बेडरूम में राइट हैंड साइड में एक चार्ट लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है 16,000 गए हैं।
अब जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं एक नज़र अपने ड्राइंग रूम के उस चार्ट को देखता हूं और उठ के सीधा जिम की तरफ मैं दोस्तों ये कह रहा हूं, हम गलती पता है क्या करते हैं, हमें लगता है कि पहले जाके देख लूं, अगर जा पाया तो पैसे जमा कर दूंगा, नहीं तो नहीं जमा करूंगा। मैं कहता हूं आप जमा कर दो, खुद चले जाओगे, फंसो तो सही। आप चाणक्य साहब ने कहा है कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उससे सीक्रेट रखिए, किसी को बताइए मत। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो पाना चाहते हैं उसके पोस्टर लगवा दीजिए, सारे दोस्तों को बता दीजिए सबको कि मैं अब की बार कॉलेज में टॉप करूंगा, बता दीजिए सबको इस साल में ये वाली गाड़ी खरीदने वाला हूं, बता दीजिए सबको इस साल में ये करने वाला हूं। अब वो करना आपकी मजबूरी बन जाएगा, अब आपको टॉप करना आपकी मजबूरी है। मैं बताता हूं अब आपके दोस्त और पड़ोसी कैसे टॉप करवाएंगे आपको। जब आप डांस कर रहे होंगे, पार्टियों में मस्ती कर रहे होंगे, बारात में नाच रहे होंगे, तो आपके पड़ोसी आगे बोलेंगे तुम तो कह रहे थे टॉप करने वाले हो, ऐसे बड़ी टॉप कर लोगे तुम। अब तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाएगा फालतू काम करना, तुम्हें करना ही क्या पड़ेगा, पढ़ना। लोगों को बता दीजिए कि मैं 3 महीने में मर्सिडीज खरीदने वाला हूं, मैं 3 महीने में क्रेटा खरीदने वाला हूं। आप खरीदे ना खरीदे, रिश्तेदार और पड़ोसी खरीदवा के मानेंगे, इनका फायदा उठाइए ना दोस्तों। वही हर तीसरे दिन क्या रहा तुम्हारी क्रेटा का, क्या हुआ तुम्हारे मर्सिडीज का, तुम तो मर्सिडीज लेने वाले थे, अब वो मर्सिडीज लेना आपकी क्या बन गई, मजबूरी, जरूरत अब आपको लेनी। मैं तो दोस्तों से कहता हूं फंस जाओ, जितना फंसेंगे यकीन जानिए। मैं आगे एक उदाहरण देता हूं, आई बिलोंग टू अ विलेज, सोच के बताइएगा मुझे दोस्तों। मैं एक गांव का रहने वाला हूं और गांव में एक अक्सर मैं कहता हूं बता दीजिए, आपने 2 तरह के लोगों को देखे होंगे, सोच के देखिए। 2 लोगों ने फॉर्म बना एसआई का यानी दरोगा का, एक का नंबर आ गया दरोगा में, एक का नंबर नहीं आया। बताइए गांव वाले दरोगा कह के किसको बात करेंगे, जिसका आ गया उसको या जिसका नहीं आया। अगर कोई गांव से है तो वो समझ जाएगा। गांव वाले किसको कह के बात करने वाले हैं, जिसका नंबर आया है, जिसका नहीं आया। बिल्कुल सही, जिसका नहीं आया। जिसका आ गया तो उसे तो नाम लेके बोलेंगे और अमर क्या हाल है तुम्हारे, लेकिन जिसका नंबर नहीं आया अब सब उससे कहे। अब अगर वो लड़का साइकिल पे कहीं जा रहा है तो हम क्या बोलने वाले हैं, अरे दरोगा जी साइकिल पे जा रहे हैं। अगर वो लड़का अपना घर का कोई काम कर रहा है, अरे दरोगा जी खुद गेहूं पिसवाने जा रहे हैं। अगर वो लड़का, अरे अब उसको दरोगा बनना उसे लगेगा यार तब तक नहीं मानेंगे जब तक मैं दरोगा बन ना जाऊं। नवाज देवबंदी साहब का एक शेर पढ़ता हूं दोस्तों कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। समझना, फंसने का मतलब बता रहा हूं क्यों। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। जब कोई हमारा रास्ता रोकता है, हमसे कहता है तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमने कह तो दिया कि टॉप करोगे पर तुम्हारे बस की नहीं है। जब कहता है कोई तुमने मर्सिडीज कह तो दी पर तुम्हारे बस की नहीं है, तुमने कह तो दिया कि तुम काम पर तुम्हारे। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों हमारी कीमतें तब ज्यादा बढ़ती हैं जब हमारे बिकने के इरादे ना हो। चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। मैं आज के सेशन की लर्निंग देखता हूं। पहली बात हमने ये की थी कि हम लोग वो नहीं है जो हम जानते हैं, हम लोग वो हैं जो हम करते हैं। देखिए 4-5 दिन से जो लोग लगातार सेशन सुन रहे हैं वो जानते तो अब वो बातें सारी हैं जो मैंने बोली हैं। सवाल ये उनमें से करता कौन है, और मैंने कहा था हम वो नहीं है जो हम जानते हैं, वो हैं जो करते हैं। क्रिकेटर वो नहीं है जो क्रिकेट जानता है, क्रिकेटर वो है जो क्रिकेट खेलता है। डांसर वो नहीं है जो डांस जानता है, डांसर वो है जो डांस करता है। तो आज के बाद इसको एक्शन मोड में ले आइए। दूसरा हमने पॉइंट किया था ऑनरशिप। जब जब कोई जिम्मेदारी आए तो सबसे पहले आगे बढ़ के उसको ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि इतिहास इस बात को याद रखेगा कि आपका नाम आग बुझाने वालों में था या तमाशा देखने वालों में, आप उंगली उठाने वालों में हैं या जिम्मेदारी उठाने वालों में। यहां से आपकी इमेज बननी शुरू होगी, यहां से आपके बारे में लोगों की सोच और नजरिया और परसेप्शन। मैंने 2 टूल आपको दिए। पहला टूल दिया फंस जाइए, जब जब ऐसा लगे अपने आप को फंसा लीजिए। रॉबिन बेसलर, नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। बिल्कुल डेफिनेटली। दूसरा मैंने क्या कहा आपसे, तो वाले प्राणी, तो को सही जगह लगाइए। मेरे मित्र हैं सुमित मिश्रा जी, अभी ऑनलाइन थे, वो कह रहे थे, एक उदाहरण दे रहे थे, भैंस मर गई तो। 2 तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं अगर ये हो गया तो, वो एक लाइन हमेशा बोलते हैं, इस तो को सही जगह लगाइए। आप कह रहे हैं मैं अटक गया तो, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप बोल पाए तो। आप कह रहे हैं मैं फेल हो गया तो, मैं कह रहा हूं अगर आप कामयाब हो गए तो। आप कह रहे हैं कि अगर वो आपसे नहीं मिला तो, मैं कह रहा हूं अगर वो आपसे मिल गया तो। आप कह रहे हैं उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो, मैं कह रहा हूं इस तो को सही जगह लगाना शुरू कीजिए। और लास्ट मेरा पॉइंट था आज का, फंस जाइए। वजीर अली साहब थैंक यू सो मच। मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 2 अनाउंसमेंट कर दूं। मंडे को जो हम सेशन लेने वाले हैं, मैं उसमें कोशिश ये करेंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस तैयार रखिएगा और मैं अब की बार आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, क्योंकि इन 4-5 दिनों में कुछ क्वेश्चंस आपके मन में जरूर आए होंगे।
दोस्तों यकीन जानिए, याद रखिए, चाइनीज प्रोवर्ब है कि सवाल पूछने वाला 2-5 मिनट के लिए यहां बेवकूफ का मतलब बेवकूफ नहीं है, 2-5 मिनट के लिए बेवकूफ माना जा सकता है, पर ना पूछने वाला सारी जिंदगी के लिए बेवकूफ रहेगा, क्योंकि उसने तो कभी किसी से कुछ पूछा ही नहीं। जितने भी सवाल मन में आते हैं मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझसे पूछिए था। मंडे का हम सीरीज ये रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज, आपके जो भी लाइफ से, हाँ ऐसा तो नहीं आप जीके से रिलेटेड कोई सवाल मुझसे पूछेंगे, जिंदगी से रिलेटेड सवाल पूछेगा। दूसरा, कल का लाइव सेशन मिस्टर मयंक गुप्ता, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पर्सनैलिटी, द यंगेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर फ्रॉम इंडिया, वो सेशन लेने वाले हैं कल सुबह 10 बजे। आप सब बिल्कुल उसका मैक्सिमम फायदा उठाइएगा। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल, कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं कही, आज के सेशन के लिए जय हिंद, जिंदाबाद।